हेलो स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ एओपी बीओवाई कंपनी फर्म किस तरीके से निकाला जाता है और किस तरीके से उसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले हम देखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। तो एचयूएफ में देखा जाता है बेटा कि ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है एचयूएफ का, क्या वो पूरे तरीके से या फिर उसका कोई पार्ट इंडिया के अंदर सिचुएट करता है। अगर आपका आंसर यस है, हाँ जी सर, हमारे जो एचयूएफ है इसका थोड़ा सा ही पार्ट इंडिया के अंदर आता है, तो क्या हो जाता है बेटा, वो रेजिडेंट हो जाता है। ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि हमारा बिल्कुल भी एक भी पार्ट इंडिया के अंदर सिचुएट नहीं करता है, तो हमारी जो एचयूएफ है वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगी, उसे टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या ये जो रेजिडेंट ये जो हमारी एचयूएफ है, क्या इसका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो रेजिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है या फिर वो रेजिडेंट प्लस नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है। तो इसके लिए हमारी वही सेम एडिशनल कंडीशन जो हमारी इंडिविजुअल के केस में चलती हैं। तो क्या किसका स्टेटस देखना बेटा, इसमें स्टेटस देखेंगे हम कर्ता का। क्या जो करता है एचयूएफ का, जो माइंड है एचयूएफ का, वो पिछले 10 सालों में से, पिछले कितने साल बेटा, 10 सालों में से पिछले 2 सालों में क्या इंडिया में रहा है क्या? अगर रहा है, ठीक है जी। अब एक कंडीशन और देखनी है, पिछले 10 सालों में से 2 साल देख लिया है, फिर अब देखेंगे कि क्या पिछले 7 सालों में से यही करता, अब क्या 730 दिन पिछले 730 दिन इंडिया में रहा है क्या? हाँ जी, अगर रहा है आपका आंसर आता है तो एचयूएफ हमारा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। अगर नहीं रहा है, ऐसा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एचयूएफ जो हमारा है वो रेजिडेंट प्लस बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात करी, इसका एक टर्म है, उस मीनिंग को समझ लेते हैं, उस टर्म को समझ लेते हो। क्या कहता है, द एक्सप्रेशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट रेफर टू अंडर सेक्शन 6 रेफर टू द सेंट्रल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट नोट टू कैरिंग ऑन द डे टू डे बिजनेस। यानी कि कह रहा है कि सेक्शन 6 में रेफर करा गया कि खाली डे टू डे बिजनेस करने से जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके एजेंट है, बाय द सर्वेंट एम्प्लॉयज़ एंड एजेंट, यानी कि आपके एम्प्लॉय सर्वेंट और एजेंट के थ्रू खाली डे टू डे ऑपरेशन करने से कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया के अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, द बिजनेस में बी डन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। कह रहा है कि बिजनेस आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है एंड उसका जो कंट्रोल मैनेजमेंट है मे बी होली विद इन इंडिया। ये हो सकता है कि बिजनेस आउटसाइड इंडिया हो रहा हो और उस बिजनेस का जो फुल्ली कंट्रोल है वो इंडिया से करा जा रहा हो। तो इसका मतलब क्या है, देयर फॉर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस सेट टू बी इन situated at a place where the head of the brain of the adventure is situated। कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो हेड ऑफ द ब्रेन है बिजनेस का वो कहाँ पे है, वो इंडिया के अंदर सिचुएट करता है। द प्लेस ऑफ कंट्रोल मे बी डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल प्लेस ऑफ रनिंग बिजनेस। मतलब कि जो प्लेस ऑफ कंट्रोल है वो अलग भी हो सकता है जहाँ पे बिजनेस रन करना है, एंड समटाइम्स इवन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एसएससी। और कुछ टाइम पे तो ऐसा भी हो सकता है कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस है इस एचयूएफ का, इस एसएससी का, दिस इज बिकॉज द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस नीड नॉट बी नेसेसरली बी डन फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस और रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एसएससी। जरूरी नहीं है कि उसका कंट्रोल मैनेजमेंट भी उसका रजिस्टर्ड ऑफिस में हो। ऐसा भी हो सकता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस अलग है, काम कहीं और हो रहा है, और क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस अलग, काम कहीं और होगा, फिर भी वो आप ये कह सकते हो कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहीं और है इस बिजनेस का, इस एचयूएफ का, इस एओपी, इस फर्म का, इस बीओआई का। बट द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट डू इम्प्लाई द फंक्शनिंग ऑफ कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग पावर एट द पर्टिकुलर प्लेस विद सम डिग्री ऑफ परमानेंस। क्या कहता है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब है कि भैया कहीं से कोई कंट्रोल एंड डायरेक्टिंग पावर रोल कर रही है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, कुछ विद सम डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस, कुछ डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस है वहाँ पे, मतलब कि भैया परमानेंस चल रही है वहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से हमें कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखना है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हम क्या समझे, अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारा बिजनेस जहाँ चल रहा है उससे इससे मतलब नहीं है। कह रहा है कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं और में, उससे भी मतलब नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप इंडिया से कंट्रोल कर रहे हो और बिजनेस आपका आउटसाइड इंडिया चल रहा है। हमें तो मतलब है कि कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग पावर जो है ये, इनका जो परमानेंस है वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की टर्म को। अब आगे बढ़ते हैं। जो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ आपका एओपी, बीओआई, फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनका जो हुआ बेटा, इनमें सिंपली हमको क्या देखना है, कह रहा है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो अभी बात कर रहे हैं कंट्रोल मैनेजमेंट की सेम चीज़ है। कह रहा है वही कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या इंडिया के अंदर होली और पार्शली है। भैया बोलता है यस, अगर है तो क्या हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा। और कहता है कि भैया नहीं है ना, तो पूरे तरीके से ना उसका एक पार्ट भी इंडिया के अंदर सिचुएट नहीं करता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का, तो दिस इज़ द नॉन रेजिडेंट, जो भी आपकी फॉर्म है, एलएलपी है, बीओवाई है।
ठीक है। इसके अंदर आपका जो ये टर्म्स है अपनी AOP, BOI फॉर्म, LLP लोकल अथॉरिटी होती है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इसके अंदर जो बेटा है वो हमें एडिशनल कंडीशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कभी भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी, इसमें बेटा थोड़ा ध्यान देंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस एक कंपनी का कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले कंपनी को हम दो तरह से डिवाइड कर रहे हैं। क्या हमने बोला, एक तो इंडियन कंपनी है, क्या बेटा, एक इंडियन कंपनी है, और एक बोला हमने फॉरेन कंपनी है। फिर जो इंडियन कंपनी रहेगी वो हमेशा ही हमारे इनकम टैक्स के हिसाब से क्या रहेगी बेटा, रेजिडेंट रहेगी, आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा आपकी इनकम के ऊपर। ठीक है, अब बोला गया कि जो फॉरेन कंपनी बच गई थी, हमने क्या देखा, कंपनी दो डिवाइड, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी हमेशा ही क्या रहेगी बेटा, अपना रेजिडेंट रहेगी। अब बात कर रहे थे फॉरेन कंपनी की, तो फॉरेन कंपनी में क्या देखना पड़ेगा बेटा, पहले हम POEM देखते थे, सॉरी, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। बट 23 फरवरी 2017 को एक सर्कुलर आया, सर्कुलर नंबर 8 2017 में जो आया, उसमें क्या बोला गया, कह रहे कि टर्नओवर अगर इस फॉरेन कंपनी का 50 करोड़ से कम है, क्या है बेटा, टर्नओवर एक फॉरेन कंपनी का 50 करोड़ से अगर कम है, तो उस कंपनी को हम क्या बोलेंगे, भैया एग्जाम्पशन दी है, नॉन रेजिडेंट हो आप, इनकम पे टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर क्या बोला, अगर 50 करोड़ से ज़्यादा है तो अब हमें क्या देखने हो सकता है, तो कहेगा भैया POEM देखना है। क्या देखना है, POEM देखना है, मतलब कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा। और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है, कहते हैं कि भैया प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऐसे माना जाएगा कि आपकी पहली चीज़, मेजॉरिटी ऑफ जो बोर्ड मीटिंग है, आपने एक साल में बोर्ड मीटिंग कराई, उसकी जो ज़्यादातर बोर्ड मीटिंग है वो कहाँ होनी चाहिए भैया, वो आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए, आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। और सेकंड पॉइंट बोलता है कि जो एक्टिव बिजनेस है आपका वो भी इंडिया के बाहर होना चाहिए, यानी कि एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। अगर आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल कर जाती हैं, अगर आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल कर जाती हैं बेटा, तो कह दिया जाएगा कि आपका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है कंपनी का, वो आउटसाइड इंडिया सिचुएट करता है। उसके आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है ना बेटा, इस टर्म को और समझेंगे हम लोग। एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या होता है, एक कंपनी को सेट टू बी इंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, कब कहा जाएगा कि ये कंपनी एक्टिव बिजनेस इन आउटसाइड इंडिया है, कहा इफ़ द पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन द 50% ऑफ इट्स TI। कहा कि जब वो पैसिव इनकम जो उसको हो रही है ना बेटा, वो उसकी TI से 50% से भी कम है, यानी कि 50% से कम अगर अपनी पैसिव इनकम है कंपनी की, तो इसको क्या बोला जाएगा बेटा, आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, फिर क्या बोला, कह रहा है एंड लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल इनकम आर सिचुएटेड इन इंडिया, और बोला कि इसकी जो टोटल इनकम होगी ना, उसका 50% से कम भाग इंडिया में सिचुएट करता हो। टोटल नंबर जितने भी एम्प्लॉय का, उसका 50% से कम भाग इंडिया में हो। कह रहा जो भी पेरोल एक्सपेंस हो रहा है ना इन एम्प्लॉयज़ के ऊपर, ये जो एम्प्लॉय थे इनके ऊपर जो भी पेरोल एक्सपेंस हुआ, वो भी 50% से कम होना चाहिए। कितने से कम होना चाहिए बेटा, 50% से कम होना चाहिए। यानी कि अगर ₹1,00,000 आप पूरे पेरोल पे खर्च कर रहे हैं, तो वो कम से कम 50, यानी कि 49,000 रुपीज़ आपके क्या होने चाहिए, इंडिया में खर्च हो रहे हैं। तो ये कह दिया जाएगा कि आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। अब इन टर्म को थोड़ा समझ लेते हैं कि टोटल एसेट्स से क्या मतलब है इसका, कि वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स कैसे निकालनी है अपने को। तो वैल्यू ऑफ एसेट्स के लिए बोलता है, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल depreciable assets sell with the average of its value by the tax purpose for the country of incorporation of India of the company at the beginning and at the end of the previous year। मतलब कि एवरेज ले लेंगे अपन लोग किसका कह रहा है कि जहाँ पे वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, वहाँ पे हमारी एसेट्स की बिगिनिंग में प्रीवियस ईयर के और एंडिंग में प्रीवियस ईयर की क्या वैल्यू थी, उसकी हमें एवरेज ले लेना है। आगे बोल रहा है, अगर ये पूल ऑफ फिक्स एसेट्स है, तो उस केस में हम इसे ब्लॉक डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और उस ब्लॉक डेप्रिसिएशन का भी बेटा एवरेज होगा उसकी वैल्यू का, फॉर द पर्पस ऑफ द कंट्री इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। इसमें भी सेम लेना है। पहले बोला डेप्रिशिएबल एसेट्स है, तो भैया उसका भी एवरेज लो। ब्लॉक ऑफ एसेट्स है, तो भी क्या लेना है सर, उसका भी एवरेज लेना है। इन केस ऑफ एनी अदर एसेट्स, कह रहा है कोई दूसरी एसेट्स भी है ना, तो भैया उसकी वैल्यू किस हिसाब से लेंगे, उसकी वैल्यू लेंगे एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट, जहाँ पे भी वो कंपनी क्या कर रही है, सिचुएट हुई है, जहाँ पे भी वो कंपनी इनकॉर्पोरेट है। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बिल्कुल आसान टर्म है बेटा, इसमें भी एवरेज लेना है, एवरेज ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेने का अपने को। ठीक है, कब, बिगनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर जो भी रहेगा। ठीक है, एंड इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड हो जाएगा, सेल इंक्लूड द पर्सन
who though not employed directly by the company performed acts similarly to the performed by the employee। यानी कि जो इसके अंदर वो लोग भी इंक्लूड है, वो एम्प्लॉयज भी बेटा इंक्लूड है जो कि कंपनी के डायरेक्ट रोल पे नहीं है। कह रहा है इनडायरेक्टली कंपनी ने उन्हें एम्प्लॉय करा हुआ है, लेकिन वो वही काम कर रहे हैं जो डायरेक्ट कंपनी के रोल पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो भी क्या बोला जाएगा बेटा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ उनमें उन सबको भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर काउंट आपको करना रहेगा। पेरोल मतलब कि भैया कॉस्ट ऑफ सैलरी, वेजेस, बोनस एंड ऑल अदर एम्प्लॉय कंपनसेशन इंक्लूड द रिलेटिंग पेंशंस एंड सोशल कॉस्ट बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। मतलब कह रहा है जो भी पैसा आप दे रहे हो ना भैया वो सब पेरोल एक्सपेंडिचर अपने लिए। तो हेड ऑफिस की टर्म को यहाँ पे बेटा स्किप करेंगे, ठीक है। ये 3 टर्म आपकी इंपॉर्टेंट थी, बाकी टर्म्स को ये आपकी वीडियो है इसमें आपको दिख रहा होगा, इन टर्म्स को आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।